नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग मॉडल पेपर का क्लास 10th मॉडल पेपर 2022-23 का हम लोग जो है चौथा सवाल देखेंगे। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अथवा आपको जो है इसमें से ये करना है, माने आप तो या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। दोनों सवालों को देखेंगे, जो पसंद आएगा उसको कीजिएगा। ठीक है ना। ये आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर इसमें से 2-3 सवाल 4 सवाल इसमें से मैच कर जाएगा। 5 है तो इसमें से 3 सवाल तो मैच करने ही करने हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी जो है दोनों 6 नंबर के सवाल हैं और थोड़ा सा कठिन भी है अगर सही से नहीं पढ़े होंगे तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग आकृति को बना लेते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 4। ठीक है ना। प्रश्न उत्तर नंबर 4 का यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे और हल में जो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आकृति बनाएंगे। ठीक है, आकृति बना लेते हैं। कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन है। मान लेते हैं कि ये जो है एक डंडा है और ये एक बहुमंजिल भवन है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो है यह एक बहुमंजिल भवन है और यहाँ से जो है कुछ दूरी पर एक 8 मीटर ऊंचा जो है एक भवन है। यहाँ से जो है कुछ दूरी पर, ये दोनों का बेस एक ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो कुछ दूरी पर ये 8 मीटर ऊंचा, ये इसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो 8 मीटर जो है ऊंचा ये भवन है और इनके बीच की दूरी का जो है कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों भवनों के बीच की दूरी x है। इसको मान लेते हैं ये जो बहुमंजिल भवन है इसकी ऊंचाई जो हम लोग मान लेते हैं h है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ऊपर से कोई व्यक्ति जो है देख रहा है इसको, इस भवन को, 8 मीटर जो ऊंचा भवन है इसको देख रहा है, तो इसमें जो है क्रमशः जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए, जब भी कोई वस्तु को ऊपर से नीचे देखा जाता है तो ये कोण बनता है, वो कौन सा बनता है, अवनमन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण के लिए ये जो है एक सीधी लाइन इसके समांतर खींच दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है देखिए ये जो है एंगल है वो 30 डिग्री है, यह जो एंगल है वो 30 डिग्री है। और फिर यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये जो है कितना है, मतलब जैसे देखिए ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये यहाँ से एक रेखा हम लोग खींच दें इसके समांतर, माने इसके समांतर ये है। ठीक है, तो ये भी जो है एंगल जो होगा ये 30 डिग्री होगा अगर ये 30 है तो। ठीक है, और ये टोटल एंगल जो है कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी जो है 45 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ गए। ठीक है, अब हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं कि ए बी और सी, बी सी हो गया ये, और इसी में जो है ये बिंदुआ को जो हम लोग डी मान लेते हैं, ए बी सी डी, और इसको जो हम लोग ई मान लेते हैं। ठीक है, मानना है। अब यहाँ पे हम लोग जो है नाम लिख देंगे कि जहाँ बी सी क्या है, बहुमंजिल भवन है, जहाँ बी सी बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल का मतलब माने एक से अधिक जो है मंजिल का भवन बहुमंजिल भवन है। ठीक है, ठीक है, बहुमंजिल भवन हो गया, भवन है। ठीक है, और जो है ए जो है क्या है, तो 8 मीटर ऊंचा भवन है। ए ई 8 मीटर ऊंचा भवन है, ऊंचा भवन है। ठीक है, अब हमने जो है क्या किया है, ए बी जो है आधार बनाया है और ए बी के समांतर हमने जो है, ए बी के समांतर रेखा हमने जो है ई डी खींचा है, ए बी के समांतर ई डी रेखा खींचा है। और बस ए डी के समांतर ई डी रेखा खींचा है, ए बी के समांतर ई डी रेखा खींच दिया है। और ई डी के समांतर ये आपका जो है मान लीजिए ई एफ मान लेते हैं, और ई डी के समांतर जो है
ये भी होगा, ए डी के समांतर रेखा जो है क्या होगा, एफ सी होगा। ये सब समांतर होंगे, इतना ज़रूर लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और हम मान लेंगे कि हमने माना ए बी दो भवनों के बीच की दूरी यक्स है, ठीक है। और माना है कि जो है BC भवन की ऊंचाई एच है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल को समझिए, इतना बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए ये 8 मीटर है ना, ये कौन सी ए 8 है, तो ये और ये रेखा समांतर है, तो ये भी जो है 8 हो जाएगा, कौन, DB, ठीक है। तो DB भी बराबर जो है क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर जो है। अब देखिए AB जो है ED के समांतर है, AB ED के समांतर है। अगर AE जो है 8 है तो DB बराबर भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग DB बराबर लिख देते हैं 8, ठीक है। DB बराबर भी 8 हो जाएगा। तो अगर हम लोग को DC निकालना हो, DC निकालना हो, तो टोटल ऊंचाई h है, तो h में से अगर 8 घटा दें, h में से 8, तो हमारा जो है DC निकल जाएगा। तो DC बराबर h माइनस 8 लिख सकते हैं, DC बराबर h माइनस 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, x और h ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ACB। हम लोग देखेंगे त्रिभुज ACB में। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग, अब त्रिभुज ACB में यहाँ से हम शुरू करते हैं ताकि आपको ये चित्र भी दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज, और ये जो है त्रिभुज बनेगा क्या होगा, समकोण बनेगा, ठीक है। ये जानते ही हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज चाहे जो है जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का जो एंगल होता है ये समकोण ही होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में। अब त्रिभुज ACB में हम लोग देखें तो अगर इसको जो हम लोग, भाई देखिए इसका संबंध हम लोग को चाहिए और फिर जो है इसका संबंध चाहिए, ठीक है, किसका, BC का। तो इसके लिए हम लोग को जो है tan वाला अनुपात लेना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। tan 45 tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब देखिए कितना है, लंब h है, आधार कितना है, x है ना। तो यहाँ पे देखिए tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1, और h बटे x कर देंगे। अब x का 1 में गुणा करा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, h के, यानी कि x और h जो है क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे x और h जो है क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए ना, ठीक है। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग त्रिभुज लेंगे CED में, तो यहाँ पे त्रिभुज लेंगे CED में। तो त्रिभुज CED में अगर हम लोग देखें तो देखिए ये वाला एंगल जो है आपका कितना है, ये वाला एंगल आपका 30 है, ठीक है। तो tan 30 बराबर लेंगे लंब बटे आधार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यह x है और इसी के समांतर ये भी रेखा है, तो ये भी जो है क्या होगा, x होगा, यानी कि ED बराबर हो जाएगा AB के, और ये भी जो है क्या होंगे, x होंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ED बराबर होगा AB के, AB बराबर होगा x के, तो ED बराबर भी होगा x के, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा देंगे और इसमें हम लोग लिख देंगे त्रिभुज, इसमें हम देखें तो tan 30 बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 30 बराबर लिख सकते हैं h माइनस 8, और बटे में क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। tan 30 बराबर क्या होता है, 1/√3, h माइनस 8, अब बटे में क्या कर देंगे, x, ठीक है।
यक्स का एक में गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स, और इसका जो इधर गुणा करा देंगे तो यहाँ पे √3 और एच माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने क्या निकाला था कि जहाँ यक्स है वहाँ एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि यक्स और एच दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लोग को जो है इसका पहले गुणा करा लीजिए, तो √3 का एच में गुणा होगा तो एच √3 हो जाएगा, चाहे √3 कर दीजिए, आसानी रहेगा, √3 कर दीजिए। ठीक है, मैंने भाई गुणा है तो इस अंक को पहले लिखिए, चाहे इसको जो है बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। माइनस में जो है 8 √3 हो जाएगा, माइनस में 8 √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 और माइनस में 8 √3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पे यक्स रहेगा। अब हम लोग जो है चूँकि जो है यक्स बराबर है समीकरण 1 से, यक्स बराबर है एच के समीकरण 1 से, तो इसलिए हम लोग यक्स के जगह पे एच लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं √3 एच, और यहाँ पे माइनस में 8 √3 लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, √3 को इधर लाएंगे, √3 को हम लोग इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एच माइनस में √3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस में 8 √3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, एच कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस √3 ये हो जाएगा रूट में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में 8 √3 हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं। ठीक है, इसको जो है क्या करेंगे, इधर लाएंगे और इसको इधर लाते हैं तो एच, इसको बट्टे में कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, बट्टे में कर देंगे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 8 √3, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस √3। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये माइनस को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग जो है माइनस से गुणा कर देते हैं, तो ये लिख सकते हैं 8 √3। ठीक है, मैंने इसमें जो है माइनस से गुणा करेंगे, इसमें भाई इसमें भी माइनस से गुणा कर देते हैं, इसमें भी माइनस से गुणा कर देते हैं, तो इसको इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो इसको डायरेक्ट हम लोग प्लस में 8 लिख देंगे, इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में √3 हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, यहाँ माइनस से गुणा करने पर दोनों में, ठीक है, यहाँ माइनस से गुणा करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए इसका परमीकरण करेंगे, तो परमीकरण करते हैं तो देखिए √3 अब माइनस में 1 है ना, तो इसको जो है एक और ले लेंगे √3 अब प्लस में 1 ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 8 √3 गुणा में जो है √3 अब प्लस में 1 कर देंगे, अब बटे में जो है √3 माइनस 1 रहेगा, और फिर √3 प्लस में 1 खाली और ही गुणा होगा तो होगा। ठीक है, मैंने √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करने पर लिख दीजिएगा कि √3 + 1 से परिमेयीकरण से, ठीक है ना, परिमेयीकरण से ये हो रहा है, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये √3 माइनस में 1 है और √3 प्लस में 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, एक क्वेश्चन में a माइनस बी हो, एक क्वेश्चन में a प्लस बी हो, तो ये हो जाता है a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। तो इसी तरह से √3 का वर्ग हो जाएगा और माइनस में 1 का वर्ग हो जाएगा, और ऊपर जो है क्या रहेगा 8 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 रहेगा। ठीक है, दिख रहा होगा ना। अब यहाँ पे देखिए, इसी बात को हम जो है कहाँ पे ले जाते हैं, इसी बात को यहाँ पे ले आते हैं, हम लोग दूसरे पेज पे आते हैं। ठीक है, अब दूसरे पेज पे ही आ जाते हैं। तो अब देखिए 1 मिनट, ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे फिर से खाली उतार देते हैं √3
√3 + 1, ठीक है। अब बटे में जो है क्या है, तो √3 का होल ऑफ स्क्वायर आ रहा है, -1 का वर्ग आ रहा है, यही नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोग बराबर लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 फिलहाल में लेते हैं। अब बटे में, अब देखिए √3 का वर्ग करेंगे तो ये जो है 3 हो जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 8 √3 प्लस में 1, और बटे में जो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2 से इसको काट दीजिए, 4 हो जाएगा। तो 4 √3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3 और प्लस में हो जाएगा 1, यही ना होगा। देख लीजिएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 4 √3 का √3 में गुणा करा दीजिए, तो 4 √3 का √3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, अब प्लस में 4 √3 हो जाएगा। 4 √3 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 √3 हो जाएगा, ठीक है। इस 4 को एक फॉर्मेट में लिखिए ना, ठीक है। अब यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, अब प्लस में 4 √3 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है किसका मान निकला, h का मान निकला। किसका मान निकला, h बराबर, ठीक है। ये हमारा h बराबर लिखते रह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ से जो है चला था h का मान, ठीक है ना। तो इसको हमने पक्षांतर किया है तो ये बट्टे में आ गया है, बट्टे में आने के बाद से परिमीकरण किया है तो इतना आया है परिमीकरण से, तो h का मान हम लोग का निकल गया। तो h का मान जो है हम लोग जो है कहाँ कितना भर सकते हैं, तो h बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12 और प्लस में 4 √3, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग x का मान भी जो है, चूँकि x बराबर है h के, तो ये भी हो जाएगा 12 और प्लस में 4 √3, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें निकल गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे भवन की ऊंचाई, भवन बहुमंजिल लिख दीजिएगा, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना है, तो 12 प्लस में 4 √3 रहने दीजिएगा, ठीक है। अगर √3 का मान दिया होता तो √3 के मान से 4 में गुणा करा के इसको जोड़ देते, और नहीं दिया तो यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई इतना ही होगी, और भवन और बहुमंजिल भवन के बीच की दूरी भी इतना ही होगा। तो भवन और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई की बीच की दूरी भी कितनी होगी, 12 प्लस में 4 √3 होगी, ठीक है। मैंने देखिए अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये 12 ही होगा, ठीक है, प्लस में 4, देखिए √3 का मान लगभग दिया है इधर 1.732 अथवा वाले सवालिया में दिया है कि √3 का मान इतना है, ठीक है ना, अथवा वाले सवालिया में। तो अगर इतना ले लेते हैं √3 का मान, तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए और तब 12 जोड़ दीजिए। तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 7 चौको 28, 29 के 9 हासिल 2, और 7 4 1 4, 4 दूना 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 7 28, 28 1, 29 के 9 हासिल 2, और 4 1 4 2 6, दशमलव लग जाएगा 3 अंक पे, 1 2 3, तो 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो इतना हो गया। अब 12 में जो है इतना जोड़ दीजिए, तो 12 6 18, पॉइंट में 9 2 8 आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट ऊंचाई हो गया इतना, ठीक है, एग्जैक्ट ऊंचाई इतना हो गया। यहीं तक छोड़ देंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अथवा वाला सवाल ये देखते हैं इसका। अब चौथा का जो है अथवा वाला सवाल देखिए, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको क्या कह रहा है, सबसे पहले आकृति को बनाते हैं, समझते हैं।
अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसका चौथा नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं, यही है ना चौथा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, दोनों एक साथ तो दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग ऐसे ही समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी है हम फिगर को बनाते हैं। पहले कह रहा है कि एक भूमि के एक बिंदु P से, तो भूमि पर एक बिंदु हम लोग कोई भी ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, ठीक है। P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, अब P बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है, एक 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 10 मीटर ऊंचा पे कोई जो है भवन है, ठीक है। मान लीजिए 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है, यही भवन है आपका, ये 10 मीटर ऊंचा है, ये जो है 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे, उन्नयन कोण का मतलब ऊपर से नीचे बन रहा है, ठीक है। तो इस जो है शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे उन्नयन कोण का मतलब जो नीचे से ऊपर बनता है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ध्वज है, ठीक है, यहाँ पे एक ध्वज हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए यही एक ध्वज है, ठीक है। एक ध्वज को लहराया गया है और ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। अब इस बिंदु का P से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, ये मान लीजिए 45 है, ठीक है। ये टोटल क्या है, 45 है। आप लोग को ये चित्र आप लोग ऐसे ही फ्री हैंड स्केच बनाइएगा, ठीक है ना। 1:1 स्केल में बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये 30 डिग्री है तो आप लोग 30 डिग्री का कोण बनाने लगिएगा, ये 45 डिग्री है। अब वैसे चाँदा की सहायता से फटफट बना भी सकते हैं ताकि आकृति अच्छा हो, बेहतर हो, ठीक है। चाहे तो चाँदे का सहयोग ले सकते हैं, ठीक है। तो P से जो है ये 45 डिग्री का है, ठीक है। इस तरह से कोण बन गया आपका। अब कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को ये ज्ञात करना है x। अब हम लोग जो P Q, इसको R ले लेते हैं, P Q R, इसको S ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा देते हैं कि कौन क्या है। तो P Q जो है भवन के बीच की दूरी है, P जो है बिंदु जो है क्या है, कोई बिंदु है, और Q और R, Q R जो है आपका जो है क्या है, एक भवन है। Q R यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, माना है कि Q R क्या है, Q R भवन तो है नहीं, Q R एक भवन है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई दी गई है 10 मीटर, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। और फिर हम लोग जो है RS को जो है माना कि एक जो है ध्वज है, RS माना है कि एक ध्वज है, RS जो है क्या है, एक ध्वज है, एक ध्वज है, एक ध्वज है। RS क्या है, एक ध्वज है, ठीक है। RS एक ध्वज है। हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h है, मान लेते हैं ध्वज की ऊंचाई कितनी है, RS की ऊंचाई h है। RS एक ध्वज है जिसकी ऊंचाई क्या है, h माने हैं हम लोग, मान लेते हैं कि h है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h है, जिसकी ऊंचाई h है। अब हम लोग जो है इसके सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। है P और Q दो भवनों के बीच की दूरी है, माना PQ दो भवन के बीच की दूरी है, दो बिंदु P और भवन के बीच की दूरी है। PQ दो गो भवन नहीं है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी है, बिंदु P जहाँ PQ बिंदु P और Q के बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी डायरेक्ट लिख दीजिए, PQ बीच की दूरी है, बीच की दूरी x है, P और Q के बीच की दूरी क्या है, x है, मान लिया गया है
इतना जो है मान लिया गया है। अब हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो पहले जो है त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, ये जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समकोण दिखा देंगे तो लिखने की जरूरत नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक अगला मान लेगा कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, अब tan 30 ले लेंगे, tan 30, और tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है 10, आधार कितना है x, ठीक है। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, बराबर क्या ले लेना है 10/x, ठीक। अब x का इधर गुणा करा देना है तो क्या हो जाएगा x, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 10 √3 हो जाएगा ना भाई। √3 का 10 में गुणा कराएंगे तो 10 √3 हो जाएगा। तो ये आपका जो है x की वैल्यू ज्ञात हो गया। अब देखिए इसमें आपका संकेत भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि √3 का मान जहाँ √3 आया होगा ना उसका मान 1.732 ले लेना है। तो एग्जैक्ट मान अगर निकालना है तो ये दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट मान निकाल देते हैं। तो 10 गुणा क्या कर देंगे इसका मान 1.732 है, तो 10 से इसमें गुणा करा देंगे तो इसका मान हो जाएगा, एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा तो 17.32 मीटर हो गया इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना। x बराबर क्या है, तो P बिंदु और Q बिंदु के बीच की दूरी है, ध्रुवदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी है। तो बिंदु P से भवन की दूरी कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी क्या हो गया, तो ये हो गया 17.32 मीटर, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ध्रुवदंड की लंबाई निकाल देंगे। तो ध्रुवदंड की लंबाई के लिए जो है क्या करेंगे भाई, इसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोग जो है tan 45 लेंगे, यहीं पे ले लेते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। तो tan 45 ले लेंगे यहाँ पे आपका, तो tan यहाँ पे 45 ले लेंगे, tan 45 बराबर क्या होगा लंब, तो लंब आपका क्या हो जाएगा 10 धन h हो जाएगा ना भाई। ये टोटल लेंगे ना, tan 45 लेंगे तो त्रिभुज हम लोग लेंगे S Q और P, त्रिभुज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज S Q P में, त्रिभुज S Q P में, त्रिभुज S Q P में देखें तो tan अब देखिए ये टोटल जो है आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा h + 10, टोटल कितना हो जाएगा h + 10। तो ये टोटल लंबाई हम लोग लेंगे, यानी कि tan 45 बराबर लेंगे h + 10। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, आधार क्या है x, x का मान कितना दिया हुआ है 17.32, तो इतना ले लेंगे, ठीक है। और tan 45 बराबर क्या होगा, तो tan 45 बराबर 1 होता है, तो h + 10, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 17.32। अब 17.32 से 1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 17.32, इधर क्या हो जाएगा h धन 10, ठीक। अब जो है हम लोग 10 को इधर लाते हैं तो 17.32 अब माइनस में हो जाएगा 10, बराबर यहाँ पे हो जाएगा h। अब 17.32 में से 10 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7.32 बराबर h, यानी कि ध्वज दंड की लंबाई हो गया 7.32, ध्वज दंड की लंबाई हो गया 7.32 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्पष्ट कीजिएगा, अतः ध्वज दंड की लंबाई, अतः लिख दीजिएगा कि ध्वज दंड की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 7.32 मीटर ये हो जाएगा। तो यही जो है दोनों आपका आंसर हो गया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि ये सवाल का जो है सॉल्यूशन ऐसे होगा। ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मॉडल पेपर में से सवाल जरूर मिलेगा, तो इसको नोटबुक में ज़रूर नोट बना लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है मैथ में तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।